नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पार्ट में हम इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो करेंगे। उसके साथ साथ मैंने इसकी एक MCQ की वीडियो बना रखी है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इस पार्ट के MCQ का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रही। इन 200 वर्षों में ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना शोषण किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। देखिए, जो अंग्रेज आए थे उनका हमारे देश पर लगभग 200 वर्ष तक शासन रहा और 200 वर्षों में उन्होंने ऐसी नीतियों को अपनाया कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ती चली गई, उससे उसके अंदर कोई भी उन्नति नहीं हुई। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए केवल एक आधार के रूप में प्रयोग करना था। यानी कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे वह भारत को ब्रिटेन में होने वाले विकास के लिए केवल क्या मानते थे, एक आधार मानते थे कि भारत जो है ब्रिटेन में होने वाले विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। तो उनका जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से यही था। और अंग्रेज़ों ने यहाँ जो विकास के भी कार्य किए उसका भी उद्देश्य जो है एकमात्र ब्रिटेन में तेज़ी से हो रही विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जो है आधार भारत को मानना था। तो देखिए, इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत पर अंग्रेजों का जो 200 वर्षों तक शासन रहा उसके नकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या रहे। ठीक है, तो इस पार्ट से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, पहला इसमें जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक विकास की निम्न दर। जो अंग्रेज थे हमारे पर, उन्होंने 200 वर्षों तक शासन रहा तो उसमें आर्थिक विकास की जो दर है वो क्या थी, निम्न हो गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का कोई अनुमान नहीं लगाया गया। देखिए, जब तक भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन रहा उन्होंने राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था। हालांकि कुछ भारतीयों ने, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, डॉक्टर KRV राव हो गए, इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाए थे, लेकिन उनमें क्या थी, भिन्नता थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। सरकार तथा लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि था, परंतु फिर भी देश में विभिन्न विनिर्माण गतिविधियां चल रही थी। अंग्रेजी शासन से पूर्व क्या था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, हमारे ऊपर किसी का भी शासन नहीं था और देश में कृषि मुख्य व्यवसाय होने के बाद भी जो है विभिन्न विनिर्माण गतिविधियां चल रही थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं अपितु मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या क्या था कि अपना जो उनका मूल देश है यानी ब्रिटेन जो उनका मूल देश है उसके हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों के कारण भारत केवल इंग्लैंड को कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाला देश बनकर रह गया। ठीक है, तो मैंने भी बताया था कि भारत को वे केवल कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश ही मानते थे। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए। ठीक है, जो अनुमान लगाए गए उनमें भी भिन्नता थी, लेकिन सभी एक बात से सहमत थे कि भारत की राष्ट्रीय आय की संवर्धित दर 2% से कम है। तो देखिए, कोई जो है ऑफिशियल तौर पर जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान नहीं लगाया गया, और जिन लोगों ने लगाया वे भी अलग अलग बता रहे थे, लेकिन सभी इतना मान रहे थे कि 2% से तो कम ही है ये। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा कृषि का पिछड़ापन। अभी हमने पढ़ा कि अंग्रेजों के आने से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और उसके ऊपर उस समय भी कृषि एक मुख्य व्यवसाय था, लेकिन कृषि के साथ साथ विनिर्माण गतिविधियां भी चल रही थी। लेकिन अंग्रेजों के जो 200 साल का शासन था उसके बाद क्या हुआ, कृषि भी पिछड़ी हुई ही रही। और इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था कि अंग्रेजों ने जो भू व्यवस्था प्रणाली अपनाई थी वह जो है
किसानों का शोषण कर रही थी। जैसे अंग्रेज़ों ने जमींदारी प्रणाली को अपनाया, तो जमींदारी प्रणाली में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ज़मींदारों को किसानों के ऊपर रख दिया कि तुम्हें किसानों से ऋण जो है वसूल करना है, लगान वसूल करना है। और जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने खुद तो ज़मींदारों से अपना फिक्स हिस्सा किया हुआ था, लेकिन ज़मींदारों को ये छूट दे रखी थी कि वे किसानों से लगान के रूप में कितना भी राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंदर भारत एक मूल कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश के लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में निवास करती थी, किसी न किसी रूप से कृषि से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। क्योंकि भारत में कृषि एक मुख्य व्यवसाय था, तो 85% जो जनसंख्या थी वो किसी न किसी रूप से कृषि से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। कृषि एक मुख्य व्यवसाय होने के बाद भी भारतीय कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक भूव्यवस्था प्रणाली थी। इसमें जमींदारी प्रणाली मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था में कृषि से होने वाले लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। मैंने आपको वही बताया कि जमींदारों को पूरे अधिकार दिए गए थे और उन्होंने किसानों का बहुत शोषण किया। भारतीय कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक निम्न कोटि के थे, जिससे पैदावार कम होती थी। अधिकतर किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए ही खेती किया करते थे। व्यावसायिक कृषि के प्रमाण बहुत कम क्षेत्रों में ही मिलते हैं। तो देखिए, अधिकतर जो किसान थे वह क्या करते थे, केवल निर्वाह कृषि किया करते थे। इतनी कृषि किया करते थे जिनसे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। वह फसलों को बेचने के लिए खेती नहीं करते थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कृषि जो है वो पिछड़ेपन की ओर चली गई थी। अब कृषि के साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है वह भी कृषि की भांति ही जो है क्या था, पिछड़ेपन की ओर चला गया था। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन जो है निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। अब क्या था, भारत में अंग्रेजों ने पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना नहीं की। क्यों? क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के जो उद्योग होते हैं वह आय का साधन होते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आय प्रजनन करती है, आय उत्पन्न करती है। जैसे एक सिलाई मशीन है तो टेलर के लिए वह क्या है, एक पूंजीगत वस्तु है। तो यदि सिलाई मशीन का कारखाना लगाया जाएगा, उद्योग लगाया जाएगा, तो क्या होगा, देश में आय प्रजनन करने वाली जो संपत्तियां हैं वो बढ़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको ज़्यादा विकसित नहीं होने दिया। दूसरा, स्थानीय निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति में भारी कमी। अब जो स्थानीय वस्तुएं थी, अंग्रेजों ने उनकी पूर्ति पर रोक लगाई ताकि ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं का भारत में बाजार स्थापित किया जा सके। भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में प्रयोग, ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन जो है भारत को केवल एक कच्चे माल का निर्यातक ही मानता था। भारत को ब्रिटिश उद्योगों के निर्मित उत्पाद का आयातक बनाया गया। देखिए, उन्होंने स्थानीय निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगा दी तथा ब्रिटिश वस्तुओं को बाजार में उतारा, बाजार में स्थापित किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिश उद्योगों के निर्मित उत्पादों का भारत एक आयातक बन गया, आयात करने वाला बन गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सीमित गतिशीलता। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उन्नति के लिए प्रयास नहीं किए गए। भारतीय उपभोक्ता बाजार में मांग की कमी। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, निर्धनता होती है, तो बाजार मांग में कमी आएगी ही आएगी। तो भारतीय उपभोक्ता बाजार में क्या हुआ, मांग में कमी आने लगी। छोटे तथा मंझले उद्योगों की दयनीय स्थिति। जो अंग्रेजों के काल में छोटे तथा मंझले उद्योग थे उनकी साइड कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उनके विकास के लिए कार्य नहीं किए गए, इसलिए जो है वे उद्योग भी पिछड़ेपन की ओर चले गए। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी व्यापार में पिछड़ापन। अब जो विदेशी व्यापार है वह भी हमारा क्या हुआ, पिछड़ता चला गया। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, परंतु अपनी जो विदेशी सरकार थी उसके द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना व स्वरूप पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार ने जो नीतियां अपनाई उससे भारत के विदेशी व्यापार पर क्या पड़ा, प्रतिकूल उल्टा प्रभाव पड़ा। विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार हो गया। ठीक है, अब भारत का जो है अपने विदेशी व्यापार पर कोई भी अधिकार नहीं रहा, बल्कि विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया। भारत केवल रेशम, जूट, पटसन, चीनी, नील,
चीनी, नील, ऊन आदि वस्तुओं का ही निर्यातक बनकर रह गया। यानी कि जो भारत है वो ऐसी वस्तुओं का ही निर्यातक बनकर रह गया जो हमारी क्या थी, छोटी छोटी थी। इसके साथ ही इंग्लैंड में बनी हल्की मशीनों का आयातक भी बन गया। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड के साथ ही रह गया, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने रोक लगा दी थी। इसलिए भारत का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार केवल किसके साथ हो रहा था, इंग्लैंड के साथ ही हो रहा था। अगला बिंदु है प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर रही। प्राथमिक क्षेत्र को ही खनन क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 72% भाग कृषि संबंधी कार्यों में ही लगा था। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर ही आश्रित थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है उसका अधिकतर भाग, लगभग 72% भाग कृषि संबंधी कार्यों में लगा था और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। तो ऐसा माना गया कि ज़्यादातर जो लोग थे वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही आश्रित थे। जनसंख्या के इतने बड़े भाग का प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होना अर्थव्यवस्था के लिए निम्न स्तर का सूचक होता है। देखिए, जो सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, उसमें यदि हमारे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो उसको उन्नति का सूचक माना जाता है। और यदि प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता है, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अविकसित आधारभूत ढांचा। तो व्यवसाय के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो आधारभूत ढांचा था वह भी हमारा कैसा था, अविकसित था। अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव। ब्रिटिश शासनकाल में जो है भारत में विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव रहा। यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात, डाक व तार विभाग, लेकिन इनका उद्देश्य आम जनता को सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में ही था। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ पर विकास तो किए, सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाई, बंदरगाह बनवाया, जल यातायात और डाक व तार विभाग बनवाया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भारत की जनता के विकास के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जो अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, वह व्यापार कर रहा था, तो उसने अपने व्यापार को सरल बनाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए ही यह सब कार्य किया था। तो भारत का जो आधारभूत ढांचा है वह विकसित नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेलवे का विकास किया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिकूल जनांकीय दशाएं। जनांकीय दशाओं का क्या मतलब है, जो भारत में जनसंख्या थी उसकी जो दशा थी उससे रिलेटेड जो तथ्य है वह भी क्या थे, प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थे, हमारे पक्ष में नहीं थे। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। देखिए, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। दशकीय जनगणना भी इसको कहा जाता है। 1919 से 1981 तक भारत को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में रखा जाता है। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसकी 4 अवस्थाएं हैं और भारत को पहले सोपान में रखा जाता था। पहले सोपान में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक होती है। तो भारत में उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रतिकूल जनसंख्या स्थिति का ध्यान निम्न तथ्यों से लगाया जा सकता है। तो देखिए, मृत्यु दर 45 प्रति हजार थी, ठीक है, और उच्च सामूहिक निरक्षरता 84 थी। उच्च शिशु जन्म दर 218 प्रति हजार थी। सामूहिक निरक्षरता 84 निरक्षरता थी। जीवन प्रत्याशा जो है 32 पर थी। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है एक आदमी के जीने की सामान्य अवधि। यह वर्तमान में 63 वर्ष है। चलिए आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और तथ्य हैं जिनको जानना जरूरी है इस पाठ के लिए। जीवन प्रत्याशा, किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी अनुमानित आयु को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के समय यह 32 वर्ष थी, जबकि वर्तमान में यह 63 वर्ष है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह कितने वर्षों तक जिएगा उसके अनुमान को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। अलग अलग देशों में यह अलग अलग होती है। शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं के पीछे मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर, प्रति 1000 जन्म लेने वाले लोगों के पीछे मर जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। साक्षरता दर, 7 वर्ष से अधिक आयु के 100 लोगों के पीछे साक्षर व्यक्तियों की संख्या, ये होती है हमारी साक्षरता दर। और भारत में साक्षरता दर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में 16 वर्ष से
16% से कम थी, यानी कि 100 लोगों के पीछे 16 लोग भी शिक्षित नहीं थे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। अभी जितने भी हमने प्रभाव पड़े थे वे नकारात्मक थे, और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी थी। अब देखिए, उन्होंने यातायात की सुविधाओं में वृद्धि करी, विशेषकर रेलवे में। रेलवे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ही हमारे यहाँ शुरू हुआ। 1850 में उन्होंने बंदरगाह का विकास किया, डाक व तार विभाग की सुविधाएं दी, देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण किया, बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का भी उन्होंने विकास किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कुछ सकारात्मक कार्य भी किए। देखो, जितने भी उन्होंने सकारात्मक कार्य किए थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में जितने भी सकारात्मक कार्य हुए थे, उन सभी का उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था, अपितु उन सभी का उद्देश्य जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो व्यापार था भारत में, उसको बढ़ाना था, उसको सरल करना था। इसलिए उन्होंने रेलवे की स्थापना की। स्वेज नहर जब खुली थी 1869 में, तो उससे भी इनके व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही सहायता मिली थी। तो ये था हमारे पहले पार्ट का पूरा स्पष्टीकरण। और आप इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले पाठों के MCQ भी मिल सके।